हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अगर आपने वीडियो ना देखी हो कि फार्माकोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको देख लीजिए। फिर भी हम बात करते हैं कि देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन जो था फार्माकोलॉजी का, वो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था। देखिए वो है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड राइट एंड डिटेल्स अबाउट एडीएमई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एडीएमई। फार्माकोकाइनेटिक क्या है वो आपने बताना है। एडीएमई जो कि स्टेप है उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन, वो आपने बतानी है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीपी 404T की, जो कि बी फार्म 4th सेमेस्टर में है। तो इसके अलावा ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा तरीका है कि एब्जॉर्प्शन को ही सिंपली पूछ लेता है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके मेथड क्या है। देखिए एब्जॉर्प्शन के जो मेथड है वही हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके वही सेम मेथड है, अभी हम देखेंगे सिलेबस में। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, इस तरीके से भी आ जाता है, और लास्ट में है एक्सक्रिएशन। तो सभी को हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए मैं आपको सिलेबस में दिखा दूं। हमारी ये चल रही है यूनिट फर्स्ट फार्माकोलॉजी की। तो इसमें हम देखने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन की जो मेथड है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ही। तो मेम्ब्रेन को कौन कौन से मेथड की तरीके से ड्रग हमारी क्रॉस करती है वो इसी में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप बने रहना लास्ट तक। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन आप देख लीजिए, वही है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड राइट इन डिटेल अबाउट एडीएमई एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडीएमई। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की। उससे पहले समझ लें थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के बारे में। वैसे आपने पता ही होगा फार्माकोलॉजी क्या है, ना भी पता है तो अब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कोई भी जो वर्ड है ना, आपने उसको दो वर्ड में तोड़ लेना है पहले। जैसे कि फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड लॉजी। फार्माकोन ये फार्माको से आया है एंड लॉजी मीन्स स्टडी। फार्माकोन मीन्स ड्रग। तो सिंपली क्या बन रहा है, देखिए अगर हम बात करें सिंपली हमारा क्या बन रहा है, ये फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग और स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग। इट इज़ द आप खुद भी बना सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग या विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग। तो ये हमारी फार्माकोलॉजी है। तो ड्रग मतलब उसका एक्शन और उसका इफेक्ट और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि उसमें जो बॉडी में जो है ड्रग अपना क्या एक्शन दिखाती है, उसका इफेक्ट क्या है और वो किस तरीके से दिखाती है, ये स्टडी जो हमारी कहलाती है वो हमारी फार्माकोलॉजी कहलाती है। तो सिंपली डेफिनेशन की बात करें, सो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि बॉडी में हमारी ड्रग क्या कर रही है, उसका क्या एक्शन है, वो किस तरीके से अपना असर दिखा रही है, उसकी स्टडी हमारी फार्माकोलॉजी है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे जो हमारी ड्रग है ना, वो यहाँ पे हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, दो चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। एक ये कि हमारी जो ड्रग है उसका एक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है। दूसरा कि जो बॉडी है हमारी वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, उसका रेस्पॉन्स क्या है। ठीक है, सिंपल से समझिए, जैसे हमने कोई पेन किलर ली, ठीक है, पेन किलर का काम क्या है कि पेन को कम करना, सिंपल सी बात है। तो पेन किलर जो मतलब मेडिसिन तो अपना बॉडी में जाएगी और एक्शन शो करेगी, ठीक है, उसने एक्शन दिखा दी, लेकिन फिर हमारी बॉडी उस एक्शन पे क्या इम्प्लीमेंटेशन ला रही है, मतलब कि क्या चेंजेस ला रही है अपने अंदर, क्या वो पेन कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये जो दोनों की स्टडी है वो हमारी फार्माकोलॉजी है, यानी कि हमारे ड्रग का एक्शन और एक्शन के साथ साथ क्या रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ये स्टडी है हमारी फार्माकोलॉजी। तो एक और हमारी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन बनी, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग। अब ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। देखिए जो ड्रग हमारी बॉडी में जो एक्शन दिखा रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, यानी कि हमारी जो ड्रग है बॉडी में क्या कर रही है वो डायनेमिक है, और बॉडी फिर उसके रेस्पॉन्स में क्या अपना चेंजेस ला रही है, क्या रेस्पॉन्स शो कर रही है ड्रग के साथ, वो हमारी काइनेटिक है। अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको भी दो वर्ड में हमने तोड़ा है, फार्माकोन प्लस काइनेटिक। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट, ठीक है, मूव करना। तो सिंपली बोले तो इट कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग कैसे मूव कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, ये इसके साथ ये संबंधित है, इससे ये लिंक है। और फिर उस पर हमारी बॉडी का क्या असर है, बॉडी क्या रेस्पॉन्स कर रही है। तो सिंपली बोले तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स ऑन दिस।
तो ये हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट कैसे कर रही है और फिर बॉडी हमारा क्या रेस्पॉन्स हो कर रही है, तो ये इसकी स्टडी है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो सिंपली बोले तो व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करती है वो है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं इसमें, देखिए 4 स्टेप्स होती हैं। तो 4 स्टेप जो है वो कौन कौन सी हैं? देखिए पहली स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जिसको हम एडीएमई बोलते हैं। सॉरी गलत थोड़ा ख़राब है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो एडीएमई अभी हम डिटेल में इन्हीं को समझेंगे। इसके अलावा जो हमारी दूसरी जो ब्रांच बन रही थी जो कि फार्माकोडायनेमिक है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फार्माकॉन प्लस डायनेमिक, 2 वर्ड में हमने इसको तोड़ दिया है। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग, और डायनेमिकोज ये जो है ना, ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पावर, यानी कि ये किससे रिलेट कर रहा है? ड्रग की पावर से, ड्रग के इफेक्ट से, ड्रग के एक्शन से। तो इट बेसिकली कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है और उसका क्या मैकेनिज्म है, ये उससे रिलेटेड है। तो सिंपली बोल सकते हैं व्हाट ड्रग डू विद ड्रग, व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, यानी कि ड्रग जो है हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, वो हमारी फार्माकोडायनेमिक है। अब देखिए बात करते हैं, हमारे सामने जो क्वेश्चन है सिंपली वो इस तरीके से आएगा। डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट एडीएमई एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडीएमई। तो देखिए आपने थोड़ा सा पहले फार्माकोलॉजी के बारे में बताना है, फार्माकोलॉजी के बारे में बताने के बाद में फिर थोड़ा फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बताना है। फिर आपने यहाँ पे ये फार्माकोडायनेमिक के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि मैंने ये आपको समझाने की वजह से यहाँ पे बताया था, तो ये आपने नहीं बताना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम जो भी इसकी 4 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन, इनको बारी बारी देखते हैं। तो पहला है देखिए वो है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? देखिए द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो देखिए सिंपली आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये हमारी ड्रग है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बना दे रहा हूँ। ये हमने माउथ में ली, ठीक है, माउथ में ये ली, उसके बाद ये हमारी कहाँ पहुँची? स्टोमक में। स्टोमक में पहुँचने के बाद कहाँ पे जाएगी? इंटेस्टाइन में। ये सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं? ये ओरल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अदर मेडिसिन हैं जैसे कि पैरेंट्रल, वो डायरेक्टली वेंस में दे देते हैं या मसल में, तो हम इसकी बात करें, हमने कोई भी ड्रग ली माउथ में, उसके बाद स्टोमक में गई, उसके बाद इंटेस्टाइन में गई, देन ये जाती है हमारी ब्लड में, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? देखिए सिंपली आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग हमारी मूव कर रही है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन। हमारी दवाई का यहाँ से यहाँ पे पहुँचना, यही हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। समझ आ गया आपको? एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन। तो सिंपली डेफिनेशन हमारी यही है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड। और एक और वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इन अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म का मतलब क्या है? देखिए हमारी जो ड्रग होती है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, और उसी स्ट्रक्चर के बेस पे जो है वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है। अगर उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो उसका एक्शन बिल्कुल नल हो जाएगा या फिर वो गलत एक्शन शो करेगी। तो ये अनचेंज्ड फॉर्म में जानी चाहिए, यहाँ पे कोई भी आयोनाइजेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी, देखिए तो पैरेंट्रल जो हमारी ड्रग होती हैं मोस्टली इंट्रावेनस वाली, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 100%। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन के मेथड कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, या बोले तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मेथड हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि एक मेथड है वो है पैसिव डिफ्यूज़न, और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे बात करते हैं दूसरा हमारा वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है और पोर ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट, इसके बाद आयरन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो है ना, ये गलत हो गया है, ये दोनों जो है हमारे कैरियर मीडिएटेड कहलाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे कहलाते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि राइट इन डिटेल्स अबाउट कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हमारा पैसिव डिफ्यूज़न था। तो पैसिव डिफ्यूज़न को आप ऐसे समझिए, देखिए हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बात चल रही है सेल मेम्ब्रेन में, हमारी ये बात चल रही है। तो सपोज़ ये हमने जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरीके से ही होती है कुछ स्ट्रक्चर,
आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसमें बाईपोलर ये वो होते हैं, और सिंपल सी ऐसी हमारी ये मेम्ब्रेन है। तो सपोज़ ये हमारी मेडिसन है इस तरफ, ये हाई क्वांटिटी में, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, और ये ल्यूमेन बोलते हैं इसको। ल्यूमेन का मतलब है कि जो हमारा इंटेस्टाइन की तरफ का जो पार्ट होता है वो हमारा ल्यूमेन कहलाता है। ये है हमारा ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मेडिसिन को यहाँ पे पहुँचना है। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन मतलब हाई क्वांटिटी टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये इतनी ऊंची कोई जगह है और आपने नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब है कि हाई जगह, मतलब ये ऊंचाई से आपको नीचे जाना है। तो यहाँ से यहाँ पे ये जो मूव करना है, इसी को हम पैसिव डिफ्यूज़न बोलेंगे। बोले तो सिंपली पैसिव डिफ्यूज़न क्या है? इन दिस डिफ्यूज़न ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें कोई भी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अगर बैठे बैठे, जैसे बचपन में खेलते हैं ना, तो आ जाते नीचे, तो बैठे बैठे आप नीचे आ जाओगे, तो कोई भी यहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा पैसिव डिफ्यूजन हुआ। इसमें एक टर्म आपने समझनी होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन बोले, और ये है लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें जो डिफरेंस होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, हमारा जो डिफ्यूज़न है उतनी ही जल्दी होगा। उसको ही हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। सिंपली बोले तो इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है पैसिव डिफ्यूज़न। तो इसमें 90% जो ड्रग है हमारी इसी मेथड से एब्जॉर्ब होती हैं। ये इसको हम नॉन आयोनिक डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। तो सिंपली मैंने यही देखिए यहाँ पे समझा रखा है, इधर हाई कंसंट्रेशन, इधर लोअर कंसंट्रेशन है। ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। ल्यूमेन मतलब कि इंटेस्टाइन की तरफ का पार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारी ड्रग बहुत सारी पड़ी है, और ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके ये यहाँ पे सिंपली जा रही है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रही है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन हुआ, आपको समझ आ गया होगा। दूसरा देखिए हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड को आप ऐसे समझिए, जैसे वर्ड आ रहा फैसिलिटी, यानी कि इसमें एक सुविधा है। सुविधा मतलब क्या बोले, जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे कुछ हमारे कुछ प्रोटीन बॉडीज़, कुछ कैरियर यहाँ पे लगे होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से देकर समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग है, और यहाँ पे ये ना, ये जो है ये कैरियर है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रग को लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने उसको यहाँ पे बाइंड किया, और इधर अंदर से लाके इस तरफ को छोड़ दिया। ये भी हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर। पैसिव डिफ्यूजन और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें तो नॉर्मली खुद ही जा रहे थे, लेकिन इसमें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते तो हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? कैरियर की हेल्प से। तो समझ आ गया होगा आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर बॉडीज। इट इज़ फास्टर देन पैसिव डिफ्यूजन। सिंपल सी बात है, फास्टर होगा। इसमें खुद आ रहा है, लेकिन इसमें कैरियर है, तो ये थोड़ा फास्ट काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, जिसमें हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे हमें एक्टिव होने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसमें क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे आप देख रहे थे लो कंसंट्रेशन की ओर हमारी ड्रग जा रही थी, लेकिन इसमें उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब कोई आपसे बोले कि आप नीचे से आपने ऊपर जाना है, ठीक है, या फिर जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, नीचे से आपने ऊपर जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू नीचे आने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम सिंपली बात करें, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मोलिक्यूल्स मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात लिख रखी है, बट ये जो है हमारे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। सिंपल सी बातें लिख देना है। और ये दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी का मतलब है कि यहाँ पे हम एटीपी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट होता है और हमारी ड्रग मूव करती है। लेकिन सेकेंडरी जो होता है, ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बेस पे होता है। इसका समझिए आपकी कुछ आयंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये मतलब होता है। सिंपली आपने इतना लिखना है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में, तो आपने 4th सेमेस्टर के हिसाब से बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा देखिए वो है पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट क्या है? इट मूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मोलिकुलर साइज एंड लो मोलिकुलर वेट ड्रग, वाटर सोल्यूबल ड्रग थ्रू द नैरो एक्वस चैनल और पोर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। तो सिंपल सी बात क्या है,
ये हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इस तरीके से मैं आपको बना दूँ तो ये कुछ ऐसे पोर होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ। ये यहाँ तो खैर मैंने बड़ा दिखा दिया, लेकिन बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे हमारी ड्रग जो है मूव करती है। और ये जो हमारी ड्रग होती है वही मूव कर पाती है जिनका वेट बहुत ही कम होता है, साइज़ भी बहुत कम होता है, और ये जो है मोस्टली हाइड्रोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग होती हैं, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होती हैं। तो सिंपल से लिख देना है कि इट इज़ द मेथड, इन दिस मेथड वी द ड्रग इज़ मूव्ड फ्रॉम, किससे मूव करती है, फ्रॉम द पोर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड दोज ड्रग विच हैव लो मोलिकुलर साइज एंड लो मोलिकुलर वेट दे कैन पास थ्रू पोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये आपने लिख देना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए वो है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर नेम में आ रहा है आयन पेयर, यहाँ पे 2 आयनों का पेयर होगा। इसमें जो है जो ड्रग मूव करती है वो हमारी वो ड्रग मूव कर पाती हैं जो आयोनिक होती हैं, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए एक हमारी ड्रग है यहाँ पे कैटायोनिक ड्रग, ठीक है, जिसपे कैटायन है। यहाँ पे पहले वो एक एंडोजीनियस आयन से एक बॉन्ड बनाती है, एक न्यूट्रल लोन पेयर बनाती है। देखिए अगर सिंपली अगर हम बात करें, जो आयन पेयर है सिंपली पास नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को, उसको यहाँ पे इसके साथ पेयर बनाना होगा और एक न्यूट्रल आयन पेयर बनाना है। देन ये जो है इजीली क्रॉस कर लेता है। उसके बाद ये अंदर ब्लड में जाने के बाद ये दोनों छूट जाते हैं, अपना जो ड्रग है वो अपना अलग एक्शन दिखाती है, यहाँ पे उसका जो भी काम है वो करता है। तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट ये होता है, इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोनिक ड्रग लाइक सल्फोनिक एसिड, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है देखिए वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है जैसे कि इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय इंगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा ऐसा समझिए, कोई हमारी ड्रग है जिसका इतना बड़ा मतलब साइज है, क्या वो इस अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ का मतलब होता है खाती है, मतलब कि उसको अपने अंदर जो है धीरे धीरे से वो मूव करती जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। आपने डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन समझ लो एंडोसाइटोसिस क्या है। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय इंगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन। ड्यू टू लार्ज साइज द ड्रग कांट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजली, ठीक है। तो ये हमारे एंडोसाइटोसिस थी। तो ये दोनों देखिए सारे हमारे फैक्टर जो भी मेथड्स थे, हमारा पैसिव डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पोर ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा जो है हमारा एंडोसाइटोसिस, ये हमारे चारों पांचों कवर हो गए। अब बात करते हैं कि देखिए मैंने इनको डिटेल में बताया क्योंकि एब्जॉर्प्शन पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। अब बात करते हैं देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आप देखिए खुद भी बना करके लिख सकते हैं। इसके 2 फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू ड्रग, जो कि ड्रग से रिलेटेड हैं, दूसरे फैक्टर रिलेटेड टू बॉडी, जो कि बॉडी से रिलेटेड है। अब देखिए समझिए कि आपने देखिए यहाँ पे समझना लिपिड वाटर सोल्युबिलिटी। आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि आप ये बताइए कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। जो सेल मेम्ब्रेन आपने पता ही होगा वो लिपिड नेचर की होती है, लिपिड नेचर, ठीक है। मतलब कि अगर हमारी ड्रग लिपिड नेचर की होगी तो वो इजीली क्रॉस कर पाएगी। अगर वो वाटरी नेचर की होगी, हाइड्रोफिलिक होगी, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यही है कि हमारी जो ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। अगर वो लिपिड सोल्यूबल होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। दूसरा है पार्टिकल साइज। आप खुद ही बताइए, अगर जिसका पार्टिकल साइज बड़ा है और इसका छोटा है तो कौन सी क्रॉस कर पाएगी? जिसका छोटा साइज है। तो यही लिख देना बना के, दो ड्रग विच हैव स्मॉल पार्टिकल साइज दे कैन इजिली क्रॉस द एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, ठीक है, बना करके लिख देना है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो देखिए आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड रहती है। अनआयोनाइज्ड का मतलब है कि जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव इन चार्ज में नहीं कन्वर्ट होती हैं, नहीं टूटती हैं, तो वो इजीली क्रॉस कर पाती हैं। अगर ये देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव में पहले ये टूट जाएगा तो एक तो हर एक से ही क्रॉस नहीं कर पाएगा, प्लस इसको फिर बॉन्ड बना वहाँ पे ये किसी एंडोजीनियस एनायन कैटायन के साथ यहाँ पे वो बाइंड होगा, तब वो क्रॉस कर पाएगा। तो जो ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड रहती हैं उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, ये ध्यान रखना है। सो सिंपली बना के लिख देना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इफ द ड्रग इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म सो दिस ड्रग कैन इजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म का मतलब है एक हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। तो कौन सी यहाँ पे जल्दी एब्जॉर्ब होगी? सिंपल सी बात है, लिक्विड एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे ये लिख देना आपने बना करके। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब तो जितनी ज़्यादा डोज आप लोगे उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा।
नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, जो हमारी ड्रग जो होती है जब वो वाटर में आके डिसॉल्व होती है, तो अगर वो जल्दी डिसॉल्व होगी तो एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। अगर डिसोल्यूशन रेट फास्ट है तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। नेक्स्ट है वो है डिसइंटीग्रेशन रेट। डिसइंटीग्रेशन यानी कि ड्रग का टूटना, अगर वो जल्दी टूट जाती है ड्रग, देन उसके बाद वो डिसॉल्व भी तो देन उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी। तो जितना जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसके फैक्टर हुए। नेक्स्ट देखिए वो है फैक्टर रिलेटेड टू बॉडी। बॉडी से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सबसे पहला सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया से आप समझिए कोई, अच्छा ये कोई हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अगर इस पर एक ये है और इसका पार्ट ये है, तो यहाँ पे हमारी एक ड्रग आ रही है, एक यहाँ पे ड्रग आ रही है, तो कहाँ पे जल्दी एब्जॉर्ब होगी? जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है उसका एरिया बड़ा होगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा ही होगा। एज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज मतलब कि जैसे जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स बोले तो छोटे बच्चे, तो वहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो पाता है, तो उनको थोड़ी डोज दी जाती है। ऐसे ही जो हमारे एल्डर या बोले तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो वहाँ भी एब्जॉर्प्शन कम होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते उनकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह। तो इस तरीके से एज भी यहाँ पे मैटर करती है। नेक्स्ट है वेस्कुलरिटी यानी कि वेन्स नंबर। तो जो आपकी जैसे, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझ, जैसे कि यहाँ पे आपकी इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा था ना हमारी ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऐसे ही तो हो रहा था। तो जो उसकी लेयर होगी जहाँ पे इंटेस्टाइन हमारी किसी वेंस से या किसी से कनेक्ट होगी, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे वेंस होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो वही है वेस्कुलरिटी। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक पीएच जो है हमारा गैस्ट्रिक, वो भी मतलब कि यहाँ पे इंटरफेयर करता है। बोले तो जो ड्रग हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं, एसिडिक नेचर की, वो कहाँ पे ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होंगी? एसिडिक नेचर में, क्योंकि वो अनायोनाइज्ड रहेंगी। तो अगर हमारा गैस्ट्रिक पीएच एसिडिक है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगी। अगर वहीं पे अगर बेसिक ड्रग होंगी और गैस्ट्रिक पीएच हमारा एसिडिक है तो वो कम एब्जॉर्ब होंगी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक इम्पेटिंग टाइम। जितनी जल्दी हमारा जो पेट है वो जल्दी से खाली होगा, जीआई मोटिलिटी ज़्यादा होगी, तो उतनी ही जल्दी हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद है फूड। तो फूड ही मैटर करता है। कभी कभी फूड जब हम खा लेते हैं तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। लास्ट में है डिसीज। कुछ डिसीज होती हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हमारा कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। ये थे हमारा एब्जॉर्प्शन। बात करते हैं सेकंड, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा आप समझिए कि अभी क्या हुआ है। अभी हमारी जो ड्रग है हमने खाई थी और एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में आ गए हैं। ब्लड में आने के बाद अब ड्रग का क्या होता है, वो ड्रग जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बांटी जाती है टिश्यू को, अलग अलग ऑर्गन को, अलग अलग रिसेप्टर को, जहाँ पे जिसको जाना होता है। तो आपने कभी ना कभी एक सवाल, ये मतलब आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आया होगा कि हम दवाई तो स्टोमक में खाते हैं, स्टोमक में हमारी दवाई जाती है, लेकिन वो हमारे सर में दर्द है तो वो वहाँ कैसे पहुँच जाती है। तो वही का आंसर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस बाय विच ड्रग मूव्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ब्लड टू पार्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और रिसेप्टर। तो ये क्या है? सिंपल से एक प्रोसेस है जो कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी कहाँ से, ब्लड से अलग अलग टिश्यू या रिसेप्टर के पास जाती है। तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखिए 3 स्टेप्स होती हैं, ब्लड टू ईसीएफ और ईसीएफ टू आईसीएफ एंड आईसीएफ टू पार्टिकुलर रिसेप्टर। ब्लड टू ईसीएफ का मतलब क्या है? ब्लड से पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगी, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाती हैं, देन ईसीएफ से पार्टिकुलर रिसेप्टर पे जाती है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए एक सेकेंड। तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि हमारा ये ब्लड था, ठीक है, ब्लड हमारे किसमें, वेंस में, वेंस कैपिलरी वगैरह में बहता है। तो उसके बाद में हमारी ड्रग अभी वेंस में है, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगी? जैसे कि हमारी यहाँ पे ये अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारी मैंने बना दी सेल्स हैं कुछ। तो वेन से पहले ये यहाँ का जो एरिया होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो पहले हमारे ईसीएफ में आएगा, यानी कि ब्लड टू ईसीएफ। पहले हमारी ड्रग कहाँ पाएगी? ब्लड टू ईसीएफ में आएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी, फिर ईसीएफ टू आईसीएफ, यानी कि सेल के अंदर जाएगी, सेल के अंदर जो हमारा फ्लूइड है। तो फिर दूसरी स्टेप थी ईसीएफ टू आईसीएफ, ठीक है, ये इसमें जाती है। और लास्ट में जो स्टेप है वो है आईसीएफ टू, जो भी वहाँ पे रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन पे या जहाँ भी, वहाँ पे वो बाइंड होती है, यानी कि आईसीएफ टू रिसेप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी तीनों स्टेप थी। अगर बात करें इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखिए सबसे पहला है परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट को आप ऐसे समझिए,
देखिए हर एक जो ऑर्गन होता है उसके लिए जो ब्लड की सप्लाई है वो अलग होती है, लिवर को अलग होती है, किडनी को अलग होती है, हर एक को अलग होती है। तो परफ्यूजन रेट का मतलब है कि एक यूनिट टाइम में कितना ब्लड जो है हमारे ऑर्गन में पहुंच रहा है, वो परफ्यूजन रेट है। यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, जितना ज़्यादा परफ्यूजन रेट होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्लड पे। ब्लड जितना ज़्यादा जाएगा जिस ऑर्गन में, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा। हायर परफ्यूजन इज़ हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, सिंपल सी बात है। दूसरा है टिश्यू परमेबिलिटी। तो जो ड्रग लिपोफिलिक नेचर की होंगी, पहले ही बताया था, लिपिड नेचर की होंगी, वो ईजिली टिश्यू को परमेबल हो जाएंगी, उसको मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर लेंगी। उसके बाद है मोलिकुलर साइज अगर जितना ज़्यादा कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है ड्रग ट्रांसपोर्टर्स। तो देखिए यहाँ पे जब ब्लड में जो पहुँचते हैं ना, वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स मतलब जो हेल्प करते हैं। अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो है प्रेजेंट हुए तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, अगर नहीं हुए तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चौथा है फिजिकल बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर हुआ, प्लेसेंटा बैरियर हुआ, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने देते हैं कुछ ड्रग्स को, जैसे कि जिनका साइज़ बड़ा होता है या फिर जो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं, वो ईजिली इनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो ये भी हमारा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी बॉडी में देखिए 70 से 71% वाटर है। तो देखिए हर एक ऑर्गन में फ्लूइड, यानी कि बोले तो ब्लड या फिर और भी अदर फ्लूइड है, तो वो अलग अलग मात्रा में है, अलग अलग उनका सर्कुलेशन होता है, अलग अलग उनकी क्वांटिटी होती है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना ज़्यादा फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद है प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए हमारी जो ड्रग जब ब्लड में पहुँचती है ना, वो प्रोटीन से भी बाइंड होती है, प्रोटीन के साथ वहाँ पर वो बाइंडिंग करती है। और आप ऐसा समझें कि जब प्रोटीन से वो बाइंड हो जाती है ना, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग एक तरीके से हेल्प भी करती है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा देती है, क्योंकि जब धीरे धीरे वो वहाँ से रिलीज़ होगी तो एक्शन भी धीरे धीरे होगा और वो लंबे समय तक होगा। तो ये थे हमारे फैक्टर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म हमारे अभी 2 स्टेप हुई हैं, पर अब हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर तक पहुंच गई है। अब मेटाबॉलिज्म जब वो रिसेप्टर तक पहुंच जाएगी तो अपने एक्शन दिखाएगी। मेटाबॉलिज्म को ही हम देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। 2 वर्ड से मिलकर बना है बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अल्टर या फिर चेंज, यानी कि ड्रग में चेंज होना, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर ड्रग में चेंज होना, वो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए आप ऐसे समझिए, कोई भी जो हमारी ड्रग थी, सपोज ये उसका ये यहाँ पे रिसेप्टर था, ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारी ड्रग थी, ये एक मतलब ये ड्रग है हमारी और ये इसका रिसेप्टर है, ये यहाँ पे जाके बाइंड हो गई है। अब ये जब बाइंड हो गया तो इसने अपना एक्शन हमें दिखा दिया है, ठीक है। एक्शन जो हमें मिलना था, हमने मतलब पेन किलर ली थी, हमारा पेन वो कम हो गया। अब 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद अब इस ड्रग को हमारी बॉडी से भी तो निकलना है। तो बॉडी से निकलने के लिए क्या होगा, ये जो ड्रग यहाँ पे बाइंड हुई पड़ी है ना, उसका शेप हमें चेंज करना होगा, उसकी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि ये यहाँ से छूट जाए। जैसे ये छूट जाएगी वो अपनी बॉडी से, हमारी बॉडी से निकल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो हमारी एक्टिव ड्रग थी, एक्टिव से इनएक्टिव में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए सिंपल से बोले तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी डेट कन्वर्ट एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव ड्रग, जो कि एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करता है। दूसरा है नॉन पोलर टू पोलर। तो आपने पता होगा पहले जो हमारी ड्रग थी वो नॉन पोलर नेचर की थी, जब हम क्रॉस करवा रहे थे सेल मेम्ब्रेन को, नॉन पोलर यानी कि लिपिड नेचर की। तो वो फिर हमें पोलर, उसकी पोलरिटी बढ़ानी होती है। जब उसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी तो वो वहाँ से रिसेप्टर से छूट जाएगी। दूसरा है लिपिड सोल्यूबल टू लिपिड इनसोल्यूबल। पहले लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी हमारी, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने आपको इसको वाटर सोल्यूबल बनाना है। वाटर सोल्यूबल, जैसे ही वाटर सोल्यूबल होगी उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो भी हमारा रिसेप्टर है वो वहाँ से छूट जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है, ड्रग थी हमारी, आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारी ब्लड में पहुँची, ब्लड में पहुँचने के बाद अलग अलग रिसेप्टर पे गई। रिसेप्टर पे जाने के बाद जो थी हमारी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हुई, और ये बाइंड होने के बाद उसने अपना यहाँ पे एक्शन दिखाया। एक्शन दिखाने के बाद 4 घंटे 5 घंटे उसका एक्शन रहा, फिर उसने वहाँ पे छूटना होगा, बॉडी से निकलना होगा उसके लिए हमने एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका ऐसा साइज़ था, अब हमने थोड़ा गोल सा इसका साइज़ कर दिया।
तो ये जो है इसमें फिट नहीं होगी, तो अब ये इनएक्टिव होगी, अब इसको हमें बॉडी से निकालना होगा। तो ये हमारा हुआ मेटाबॉलिज्म। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने देखिए फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है, नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, इसके जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद देखिए पाथवे टू मेटाबॉलिज्म। तो देखिए मेटाबॉलिज्म के जो है ना, देखिए दो पाथवे हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो इसमें देखिए फेज़ 1 में क्या होता है, ये है हमारा फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं जो कि पोलरिटी को बढ़ा देते हैं। पोलरिटी देखिए हमारी जो ड्रग थी वो नॉन पोलर थी, अगर हम उसकी पोलरिटी बढ़ाएंगे, उसको पोलर बनाएंगे, तो वो इनएक्टिव हो जाएगी या फिर वो हमारे रिसेप्टर से छूट जाएगी। दूसरा देखिए वो है फेज़ 2 कंजुगेशन रिएक्शन। अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए फेज़ 1 में क्या होता है, इन फेज़ 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन ऑकर्स, ठीक है, कन्वर्ट द पेरेंट ड्रग टू ए मोर पोलर मेटाबोलाइट बाई एडिंग फंक्शनल ग्रुप। जो हमारी पेरेंट ड्रग होती है, जो हमारी ड्रग बाइंड हुई पड़ी है, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, ये NH2 और SH। तो इस ग्रुप को हम ऐड करेंगे तो उसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि वो फिर वो हमारे रिसेप्टर से जो बाइंड हुई पड़ी थी वो छूट जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये हमारी फेज़ 1 के रिएक्शन है। फेज़ 2 में आप देखोगे तो वो है कंजुगेशन रिएक्शन होती है। इसमें कंजुगेशन रिएक्शन का मतलब है कि जो हमारा फेज़ 1 का जो मेटाबोलाइट है, जो हमारी ड्रग थी, उसके साथ में एक एंडोजीनियस सबस्ट्रेट जो है, एंडोजीनियस सबस्ट्रेट बोले तो कुछ हमारे जैसे कि मिथाइल हुआ, एसिटाइल हुआ, ये जो है हमारे बाइंड हो जाते हैं किससे, ड्रग से, और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइंस विद एंडोजीनियस सबस्ट्रेट एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड वो बना लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा, एक तो उससे एंडोजीनियस हमारा सबस्ट्रेट जोड़ रहा है तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, मोलिकुलर साइज़ बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, तो रिसेप्टर से वो छूट जाएगी। दूसरा है ड्रग बिकम हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हो जाती है, वो वाटर लविंग हो जाती है, लेकिन हमारी पहली ड्रग थी वाटर हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, ठीक है। दूसरा देखिए वो है ड्रग आयोनाइज्ड हो जाती है। हमारी ड्रग थी अनआयोनाइज्ड, अब हो जाती है आयोनाइज, तो हमारी ड्रग फिर इनएक्टिव भी हो जाएगी। उसके बाद ये इनएक्टिव, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, देखिए ग्लाइकोरोनाइड कंजुगेशन, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन एंड ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। तो ये था हमारा देखिए अभी मेटाबॉलिज्म। अब देखिए हमने इसके बारे में बात करते हैं कि उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को। तो देखिए मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले फैक्टर अफेक्ट करेगा वो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, यानी कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर उसमें देखिए जैसे कि हमारे कुछ ड्रग जो होती हैं उनमें थोड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें मतलब टाइम भी लगता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा है कि ड्रग डोजिंग, ड्रग की कम डोज है तो जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ज़्यादा डोज है तो मेटाबॉलिज्म में टाइम लगेगा। उसके बाद एज, तो एज की अगर हम बात करें ना, तो देखिए मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम काम करते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450। तो जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें सही तरह से काम नहीं करते हैं, या फिर जो एल्डर पीपल होते हैं, बुजुर्ग लोग, तो उनमें भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो एज जो है इस तरीके से यहाँ पे ये इंटरफेयर करती है। उसके बाद जेंडर और सेक्स, तो ये मतलब कि मेल में कुछ ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल, तो ऐसे ही कुछ मेडिसिन फीमेल में भी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है इन कंपेरिजन टू मेल। तो इस तरीके से ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट देखिए एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन का मतलब है कि जो साइटोक्रोम है ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि लिवर में होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म यही करता है। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि इसको इंड्यूस कर देते हैं, इसके इफेक्ट को और ज़्यादा कर देती हैं, तो जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा। कुछ ऐसी होती हैं जो इसके इफेक्ट को कम कर देती हैं, तो मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट वो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, किस रूट से आपने एडमिनिस्टर किया है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम ओरली लेते हैं तो पहले उसका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में ही, क्योंकि जैसे हमने 500 mg की अगर हमने ड्रग ली है तो 500 mg हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती, 400 mg वो पहुंचती है, तो कुछ ड्रग हमारी निकल जाते हैं तो वो पहले ही मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो ये रूट भी यहाँ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वो है डिसीज स्टेट, जैसे कुछ अगर हमें डिसीज होती है, जैसे कि अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है लिवर में जो है ब्लड का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब पंप ही नहीं होगा ब्लड वहाँ से तो वो फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड ही कम हो जाएगा तो ड्रग हमारी कम जाएगी और उसका फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। इस तरीके से इसके अलावा स्पीसीज डिफरेंसेस, तो इसमें क्या होता है, कुछ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो हमारे ये एंजाइम है साइटोक्रोम या P450, तो इसकी क्वालिटी यानी कि वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है ये भी अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी यानी कि वो कितने प्रेजेंट हैं या फिर कितनी उनकी संख्या है, तो ये जो है कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे किसको, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। अब फटाफट हम लास्ट में देख लेते हैं, वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब है कि अब हमारी ड्रग उसने एक्शन दिखा दिया,
और सबसे पहले हमने एब्जॉर्ब की थी, ब्लड में पहुंची थी, डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसके बाद में क्या है उसने एक्शन दिखाया, इनएक्टिव हो गई, अब वो हमारी बाहर पड़ी, अब उसको हमने सिंपली बाहर से बाहर बाहर मतलब बॉडी के अंदर बाहर पड़ी है, फिर उसे हमने बॉडी से बाहर निकालना है। Excretion is defined a process whereby drug or metabolites are inversely transferred from internal to external environment through renal or non-renal route। तो कोई भी हमारी ड्रग है पहले वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में गई थी, रिसेप्टर से बाइंड हुई थी, उसके बाद उसने अपना एक्शन जो है वो शो किया था, ठीक है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म हुआ, इनएक्टिव हो गई ड्रग। अब इनएक्टिव जो ड्रग हमारी बॉडी में पड़ी है उसको हमने बाहर निकालना है, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, रीनल यानी तो किडनी के थ्रू या फिर नॉन रीनल रूट। अभी हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन में आप देखोगे, सबसे पहला रीनल एक्सक्रेशन। तो रीनल एक्सक्रेशन जो कि हमारी किडनी से एक्सक्रेशन होता है, तो इसमें देखिए इसके 3 मेथड्स होते हैं, मैकेनिज्म, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये था हमारा रीनल एक्सक्रेशन यानी कि जो किडनी से होता है। सिंपली आपने इतना ही लिख देना है, काफ़ी होगा आपके लिए। नेक्स्ट है वो है नॉन रीनल एक्सक्रिएशन, ड्रग एलिमिनेशन अदर देन किडनी, जो कि किडनी के अलावा अदर रूट से होता है। तो सबसे पहला है विलियरी एक्सक्रिएशन, ये जो है वाइल के थ्रू हमारी कुछ जो मेडिसिन होती है उनका एक्सक्रिएशन होता है। पल्मोनरी एक्सक्रिएशन जो कि लंग्स के थ्रू होता है, जैसे कि कुछ इनहेलेटर होते हैं ना, मतलब कि आपको गले में या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम ड्रग को इनहेल करते हैं, तो वहीं से वो एक्सक्रेट भी हो जाती है लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है सलाइवरी एक्सक्रेशन, सलाइवा के थ्रू भी कुछ का एक्सक्रेशन होता है। मेमरी एक्सक्रेशन के मिल्क में, जो इन्फेंट होते जो लेडीज़ होती हैं उनके मिल्क से भी कुछ जो है ड्रग का वो एक्सक्रेशन होता है। इसके अलावा स्किन एक्सक्रिएशन यानी कि स्वेट, पसीने के थ्रू भी कुछ मेडिसिन का एक्सक्रेशन होता है। लास्ट में बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्सक्रेशन। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जो कि सबसे ज़्यादा इसको अफेक्ट करते हैं वो है मोलिकुलर साइज़। कोई भी ड्रग है, आप बात करिए कि अगर एक साइज़ मतलब ड्रग जिसका साइज़ बड़ा है एक का छोटा है, तो कौन सी जल्दी वहाँ से एक्सक्रेट होगी, लेस साइज़ वाली, तो उसका साइज़ कम होगा जितनी जल्दी, तो वो एक्सक्रेट हो जाएगी। लिपिड सोल्युबिलिटी यानी कि वो जो है हमारी लिपिड सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, अब हमें हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक चाहिए क्योंकि बॉडी से बाहर निकालना है। पहले हमें जब अगर एंटर करना था तो लिपिड नेचर की चाहिए थी, लेकिन अब बाहर निकालना है तो हाइड्रोफिलिक नेचर की होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि अब वो आयोनाइज्ड होगी तो जल्दी एक्सक्रेट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अनआयोनाइज्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पे क्या है ड्रग उतनी ही ज़्यादा पहुँचती है, अगर कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कम ड्रग पहुँचेगी तो उसका एक्सक्रेशन भी वहाँ से फास्ट हो जाएगा। वाइंडिंग कैरेक्टर यानी कि अगर प्रोटीन वाइंडिंग है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा एक्सक्रेशन में। इसके बाद ब्लड फ्लो टू द किडनी, किडनी को कितना ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा यूरिन पीएच, अगर देखिए यूरिन हमारा मोस्टली एल्कलाइन नेचर का होता है, तो जो ड्रग एसिडिक नेचर की होती है वो जल्दी एक्सक्रेट हो जाती हैं क्योंकि वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिक नेचर की होती हैं वो कम एक्सक्रेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज, तो एज भी मैटर करता है किडनी की फंक्शनिंग पर या अदर जो भी हैं। इसके अलावा डिसीज स्टेट, कुछ हमारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, इसमें ये मतलब इंटरफेयर करते हैं ड्रग के एक्सक्रेशन में। तो ये देखिए हमने सभी अभी सारा कुछ देखा है, क्या क्या देखा है देखिए। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सारा कुछ अभी हमने देखा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे फार्मेसी वाला ऐप पे, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। तो कैसी लगी अब आपको वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।